आ जाएगी। सर आवाज़ नहीं आ रही, आ जाएगी भैया, आप देखना अभी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है। तो सभी फटाफट जुड़े और जिन्होंने अब तक यार शेयर नहीं किया है वो क्लास को शेयर जरूर करें एक बार। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। सुबह सुबह की लाली है आपके घर। बना जी ने कुछ कमेंट सा भेजा है, शानदार ही भेजते हैं। तो सुबह सुबह की लाली है आपके घर में, बेटी का जन्म की खुशहाली है। बधाई हो आपको सर इस शुभ दिन की जो आपके घर में बेटी आई है, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत धन्यवाद। तो आवाज़ अब प्रॉपर है अपनी, और कक्षा जो है बेटा आज की वो शुरू हो चुकी है। तो जिन्होंने अब तक इसको शेयर नहीं किया वो शेयर जरूर कर दे एक बार बस, ठीक है। तो पहला सवाल आप लोगों ने देखा है और इसका उत्तर लगभग विद्यार्थी बता रहे हैं। सी मुकेश गुज्जर, धर्मराज बी बता रहे हैं, बबीता डी बता रही हैं। तो देखो सवाल क्या है अपना पहला, कि भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी जो तटीय मैदान है को अलग करने वाला जो स्थान है उसे क्या कहते हैं। भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटीय मैदान को अलग करने वाला स्थान क्या कहलाता है। तो देखो बेटा आपके सामने तटीय मैदान बनने जा रहे हैं, ये जो है इसको अपन कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान इसको कहा जाता है। और इधर जब बेटा आप पहुंचोगे तो ये है पश्चिम तटीय मैदान। तो एक तो पूर्वी तटीय मैदान और एक है आपका पश्चिम तटीय मैदान। इन दोनों को अलग करने वाला जो स्थान है वो यहाँ है, ये रहा। ये वो स्थान है आपके भारत के तमिलनाडु के अंदर जो पूर्वी तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान से अलग कर रहा है। इसी स्थान के बारे में सवाल जो है वो आपसे पूछ रहा है। सचिन जाट नमस्कार, स्वागत है सभी का। बंसा मेघवाल ए बता रही हैं, सूरज सी बता रहे हैं, मुकेश गुज्जर सी बता रहे हैं, बबीता बता रही हैं डी। तो काफी विद्यार्थी कुछ मिक्स है आप लोगों के यहाँ पर जवाब है, ठीक है। इस सवाल का जो उत्तर है वो देखो यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन आपके पास मालाबार तट, कन्याकुमारी, विवेकानंद चट्टान या फिर कोरोमंडल तट। क्या उत्तर होगा सवाल का ये बताएं। कन्याकुमारी, दीपिका सोनी, बहुत बढ़िया। देखो जिस विद्यार्थी ने यहां उत्तर दिया है कन्याकुमारी यानी बी ऑप्शन जो है वो आपके सवाल का उत्तर है। तो पहले सवाल का जो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है कन्याकुमारी, जो भारत के पूर्वी तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि पूर्वी तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान से अलग करने वाला जो स्थान है उसका नाम है यहाँ पर आपके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी स्थित है आपके कहाँ पर, तमिलनाडु में, ठीक है। ध्यान रखेंगे सभी, कन्याकुमारी तमिलनाडु पूर्वी तटीय मैदान को पश्चिम तटीय मैदान से अलग करता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं इन ऑप्शंस की तो देखो ये है मालाबार तट। मालाबार तट कहाँ है, जैसे मान लो ये आपका भारत है और यहाँ ये जो क्षेत्र है आपका सारा जो स्थित है केरल के अंदर, यहाँ पे केरल राज्य का जो क्षेत्र है, पॉइंट बना के मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना, इसका नाम है मालाबार तट। मालाबार तट, यह है मालाबार तट जो विशेष रूप से आपके कौन से राज्य में फैला है, केरल में। इसी मालाबार तट से आपका जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो आकर सबसे पहले भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है 1 जून को। मालाबार तट से टकराने पर ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, एक अरब सागरीय और दूसरी चली जाती है बंगाल खाड़ी की ओर। विवेकानंद चट्टान, ये बहुत बढ़िया सवाल है, काफी बार इसको भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बेटा विवेकानंद चट्टान जो है वो स्थित है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य में विवेकानंद रॉक्स हैं, विवेकानंद चट्टान स्थित है, तो आपको उसका आंसर देना है कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो कोरोमंडल तट है, इस कोरोमंडल तट की ओर बात कर लें तो देखो कोरोमंडल तट आप इसको समझें कहाँ है कोरोमंडल तट, जैसे ये अपना भारत है, ठीक है बेटा। और इस भारत के अंदर अगर आप यहाँ आते हो तो एक नदी है ये वाली कावेरी, और अगर हम कावेरी नदी से थोड़ा सा ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर तो वहाँ नदी होती है कृष्णा। तो कावेरी नदी और कृष्णा नदी, इन दोनों नदियों के डेल्टा बनते हैं, क्या बनते हैं, डेल्टा।
और उन डेल्टा के बीच में ये जो क्षेत्र फैला हुआ है यहां पर, इसको कहते हैं कोरोमंडल तट। क्या कहेंगे? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है, कोरोमंडल तट। तो ये बात आप और ध्यान रख लें थोड़ा सा। जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है वो लौटते हुए मानसून से भी और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भी बारिश जो है उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो सभी की बात अपन ने यहाँ इस सवाल के साथ कर ली है। हंसराज किचड़ नमस्कार भाई, नमस्कार। तो कन्याकुमारी बहुत बढ़िया, लवली ने आंसर दिया है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बेटा, अगले सवाल की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपने सीखा, पहला सवाल था अपना यहाँ पर, और पहले सवाल का जो उत्तर है आपका वो है कन्याकुमारी तमिलनाडु। अगले सवाल पर चलते हैं। बाकी जो सवाल आपको और बताए गए हैं इनको भी आपको नोट रखना है, याद रखना है। राम सेतु तो कैसे होगा? राम सेतु यहाँ नहीं है। राम सेतु की अगर अपन बात करते हैं तो राम सेतु जो है बेटा भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक है, और ये मैं आपको बता दूंगा अभी यहाँ इसी सवाल के साथ, आप देख सकते हैं या यहाँ अपने पास थोड़ी सी जगह कम है इस चित्र के अंदर या बोर्ड के ऊपर। अगले सवाल में मैं राम सेतु की बात कर रहा हूं तुरंत अभी। देखते हैं अगले सवाल की बात करते हैं। कौन सा एक पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है? इनमें से आपको ऑप्शन बताना, इतने मैं राम सेतु की बात कर लेता हूं। राम सेतु को बेटा आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल, और इसे ही एडम्स ब्रिज कहा जाता है, एडम्स ब्रिज। तो देखो ये तो आपके राम सेतु के नाम हैं। राम सेतु को आदम का पुल कह सकते हैं, राम सेतु को एडम्स ब्रिज कह सकते हैं। जैसे माने ये आपका भारत है और यहाँ पर है श्रीलंका। ठीक है, इस भारत के दक्षिण में यहाँ पर एक द्वीप होता है, उस द्वीप का नाम है बेटा पंबन द्वीप। क्या नाम है? पंबन द्वीप, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है, पंबन द्वीप, ध्यान रखेंगे। और इसी पंबन द्वीप से बेटा एक स्थान होगा यहाँ पर, यहाँ पंबन द्वीप के अंदर, उस स्थान का नाम है राम जो धनुषकोंडी, धनुषकोंडी। ठीक है, तो धनुषकोंडी जो है वो स्थित है आपके पंबन द्वीप के अंदर, और इस धनुषकोंडी से नीचे जो है वो पुल जाता है। क्या जाता है? पुल, और श्रीलंका तक जाता है। जैसे श्रीलंका को थोड़ा सा और नीचे बढ़ा दे ताकि आप आराम से समझ जाओ, ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका। ठीक है, और अब अगली बात समझते हैं, यहां देखना ध्यान से। तो आपके धनुषकोंडी से लेकर श्रीलंका में यहां स्थित ये जो स्थान बना है वो बना है राम सेतु। ठीक है, और श्रीलंका में जो स्थान है उसका नाम है तलैया मन्नार, तलैया मन्नार। ठीक है, तलैया मन्नार कहाँ है? आपका श्रीलंका के अंतर्गत आता है। तो अब देखो राम सेतु एडम्स ब्रिज जो है या आदम का जो पुल है ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप के अंदर स्थान है धनुषकोंडी, उस धनुषकोंडी से शुरू होता है और श्रीलंका में तलैया मन्नार तक जो है वो जाता है, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। जबकि दो स्थान होते हैं बेटा, एक तो पाक जल संधि या इसको आप पाक स्ट्रेट भी बोल सकते हैं, और दूसरा है मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी। ये दो स्थान होते हैं, दोनों के दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करेंगे। ठीक है, और अब सारे विद्यार्थियों ने लगभग आंसर दिया है। दीपिका सोनी धनुषकोंडी, कमलेश डी बता रहे हैं, महेश साई डी बता रहे हैं, दीपिका सोनी डी बता रही हैं, और राजस्थान स्टूडेंट डी, बंसा मेघवाल डी बता रही हैं, सूरज डी बता रहा है, धर्मराज डी बता रहे हैं, सुमन वर्मा डी बता रही हैं, बबीता डी बता रही हैं, सचिन जाट डी आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। तो देखो पूर्वी तटीय मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान के देखो उत्तरी सरकार तट जो है ये आपका पूर्वी तटीय मैदान है, रायलसीमा का तट पूर्वी तटीय मैदान है, कोरोमंडल तट भी पूर्वी तटीय मैदान है। यहां जो अपने सवाल का उत्तर होगा वो क्या होगा भाई? मालाबार तट, क्योंकि मालाबार तट अभी मैंने पिछले ही सवाल में इसकी बात की थी, केरल में है। और देखो केरल की अगर अपन बात करेंगे तो केरल तो यहां होगा पश्चिम की ओर। बाकी ये तीनों जो नाम है, उत्तरी सरकार तट, रायलसीमा का तट, कोरोमंडल तट, ये आपके कहां पर मिलेंगे? आपको पूर्वी तटीय मैदानों के अंतर्गत मिलेंगे। तो यहां आपके सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? डी होगा। ठीक है, लगभग सभी विद्यार्थियों ने डी ही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। देखो अगला सवाल, भारत का कौन सा तट दो मानसूनों से, कितने मानसूनों से? दो मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। आपको बताना है कि भारत का कौन सा तट है जो दो मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। जैसे मान लो मैं अगर भारत की बात करूं, छोटा सा चित्र यहां बनाकर आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि जलवायु का बिंदु है और इसको अपन ऐसे नहीं सीख सकते बातों के अंदर, है ना बेटा।
तो थोड़े से प्रैक्टिकल की आवश्यकता आपको यहां पर। तो सबसे पहले तो अपने को भारत का मानचित्र पता होना चाहिए, तो ये तो देखो भारत का मानचित्र। और अब भारत के अंदर दो प्रकार के मानसून की बात आती है। कितने प्रकार के मानसून? दो। तो उन दोनों प्रकार के मानसून की बात अपन यहां करेंगे इसी सवाल के साथ। ठीक है, ये तो अपना भारत है। तो पहले देखो, अगर मैं बात करूं दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, तो देखो यहां से आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है इस प्रकार से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम दिशा से ये शाखा आती है मानसून की, हिंद महासागर से। हिंद महासागर के अंदर बेटा एक द्वीप होता है मेडागास्कर, वहां से आपके दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है, हवाओं की, उच्च वायुदाब की पवनें। और उन उच्च वायुदाब की पवनों को भारत की ओर आकर्षित करने वाला जो क्षेत्र भारत में होता है उसको ITC जेड बोलते हैं। आगे जलवायु के चैप्टर में मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। अभी तो अपने को सामान्य इस पर एक बात सीखनी है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो बात समझो मेरी। यहां से अपन आगे बढ़े तो यहां जो ये नाम देंगे इसको कहेंगे दक्षिण पश्चिम मानसून। अब क्या होता है कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो यहाँ एक राज्य है आपका केरल, और उस केरल राज्य में तट है मालाबार। उस मालाबार तट से ये मानसून टकराता है। जब ये टकराएगा मालाबार तट से तो इस मानसून की दो शाखाएं हो जाएंगी। एक तो आपकी ये शाखा जो अरब सागर की ओर से आएगी, इसको अपन कहेंगे अरब सागरीय मानसून। तो ये सारा का सारा कौन सा मानसून है? अरब सागरीय मानसून होता है। ठीक है, सारा का सारा। और दूसरी शाखा जो आपकी बंगाल खाड़ी के अंदर जाएगी वो यहाँ पर आपको मिलेगी, इस तरफ बंगाल खाड़ी के अंदर आ गई। ठीक है, ये बंगाल खाड़ी की मानसूनी शाखा है। और यहाँ एक पर्वत श्रेणी होती है यहाँ पर, जिसका नाम होता है अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाएगी, प्राकृतिक सीमा। इसका नाम है बेटा क्या? इसका नाम होता है अराकान योमा पर्वत श्रेणी। क्या होता है समझो बात को ध्यान से। जब ये आपका जो मानसून है यहाँ इससे तट से टकराएगा मालाबार तट से, तो दो शाखाओं में बढ़ता है। इधर जो शाखा आ गई ये है बंगाल खाड़ी की शाखा। अब ये बंगाल खाड़ी की शाखा अराकान योमा से टकराती है और इस प्रकार से मुड़ना शुरू कर देगी। यहाँ से और आगे बढ़ेगी, इस प्रकार से टकराएगी, मुड़ेगी। तो यहाँ इस तट की ओर ये मानसून आ जाता है, पूर्वी तट की ओर। और हवाएं आगे आपके मेघालय के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, असम के अंदर यहाँ से होती हुई चली जाती हैं। और यहाँ आपको पता ही है हिमालय पर्वतीय प्रदेश है सारा का सारा। अराकान योमा किससे जुड़ा हुआ है? अराकान योमा जुड़ा हुआ आपके हिमालय से। तो हिमालय जो है वो इन मानसूनी पवनों को मोड़ देगा पश्चिम की ओर, और यहाँ से ये हवाएं जो है इस हिमालय की सहायता से पश्चिम की ओर आना शुरू कर देती हैं इस प्रकार से। और फिर ये दोनों मानसून मिलते हैं। यहाँ पर एक स्थान होता है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर, उस स्थान का नाम है बेटा धर्मशाला। धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला में ये मानसूनी शाखाएं मिल जाएंगी और मिलकर यहां पर अत्यधिक तेज बारिश करती हैं। तो देखो आपका जो ये पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट वर्षा प्राप्त कर रहा है एक तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं इसकी करूं तो एक लौटता हुआ मानसून आता है जिसको आप उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हो। लौटता हुआ मानसून हम उसको कहते हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके इस पूर्वी तट के ऊपर वर्षा करता है। विशेष रूप से कोरोमंडल तट के ऊपर बारिश होती है। तो पूर्वी तट जो है वो आपका ऐसा तट है जो दोनों मानसूनों से क्या प्राप्त करेगा? वर्षा प्राप्त करेगा। ठीक है, अब यहां देखो सवाल की बात करते हैं। यहां पर ऑप्शन देखो, आपका पहला तो है मालाबार तट, दूसरा है कन्नड़ तट, तीसरा है कोंकण तट। ध्यान दें मेरी बात पर, अच्छी प्रकार से इसको समझें। देखो यहां अगर अपन आते हैं भारत के पश्चिम की ओर, यहां पर जैसे मान लो ये आपका भारत है, और अगर मैं 3 तटों की बात करता हूं तो आप सब समझ जाएंगे। सबसे पहले मालाबार तट, तो ये देखो यहां पर है आपका मालाबार तट, मालाबार। दूसरे की अगर मैं बात करूं कन्नड़, तो कन्नड़ तट आपके मालाबार तट के ऊपर होता है। यहां पर यह है आपका कन्नड़, या इसका कनारी तट भी नाम होता है। और इससे ऊपर आप थोड़ा चले जाओगे गुजरात की ओर, इस तट का नाम होता है बेटा क्या भाई? कोंकण तट। ठीक है, तो देखो ये तो आपके तीनों पश्चिम की ओर हैं, तो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर कोरोमंडल तट की बात करें, किसकी बात करें? कोरोमंडल तट की, तो यहां पर एक तो लौटते हुए मानसून से बारिश हो रही है, और आंध्र प्रदेश के अंदर आपके इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा से भी क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। तो आपके सवाल का जो यहां उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि भारत का जो पूर्वी तट है वो आपके लौटते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून की शाखा से भी वर्षा को प्राप्त करता है। समझ गए होंगे बेटा आप, ध्यान से इसको आराम से। वर्षा होती है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो काफी विद्यार्थियों ने यहां
आंसर दिया है ए मालाबार। तो आप बताओ बेटा, मालाबार के अंदर आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा थोड़ी होती है, ठीक है ना, लेकिन पूर्वी तट के ऊपर, इस पूर्वी तट के ऊपर आपके लौटते हुए मानसून से भी बारिश होगी और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उसकी शाखा से भी यहां पर बारिश होती है। तो यहां आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल, या इसकी जगह एक नाम और भी अपन लिख सकते हैं पूर्वी तट, क्योंकि भाग तो ये किसका है, पूर्वी तट का है ना, तो इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। पूरा अच्छी तरीके से समझाने का मैंने पूरा आपको प्रयास किया है। देखते हैं अगले सवाल की बात करते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, और सवाल आपके सामने लिखा है कि भारत के पूर्वी व पश्चिमी तटों को क्रमशः प्रशांत व खालिस्तान तटों के सादृश्य संज्ञा दी जाती है। तो इनमें से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि खालिस्तान के अंदर किसका नाम आएगा। और मैं छोटा सा चित्र बना लेता हूं आपके लिए भारत का, यहां पर ये लो, ये कह रहा है कि एक तो भारत का ये तो है पूर्वी तट, पूर्वी तट, और ये है भारत का पश्चिमी तट, पश्चिमी तट। ठीक है भाई, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अब कह रहा आगे क्रमशः प्रशांत। तो देखो क्रमशः जहां पर भी आता है इसका मतलब जो शब्द उसने पहले लिखा क्रमशः पहले उसी का नाम आएगा। तो पूर्वी तट की तुलना ये किससे कर रहा है, ये पूर्वी तट की तुलना कर रहा है प्रशांत महासागर के तट से, प्रशांत महासागर। ठीक है, तो जैसे भारत के पूर्वी तट की तुलना, भारत के पूर्वी तट की तुलना प्रशांत महासागर के तट से की जाती है, उसी प्रकार पश्चिमी तट की तुलना किससे की जाती है, यह सवाल है। तो आपको बताना है इसका उत्तर। ऑप्शन आपके पास अरब सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक तट या फिर मेडागास्कर तट। और काफी विद्यार्थियों ने यहां उत्तर दिया है सी, सचिन जाट, मुकेश गुज्जर, सरवण बता रहे हैं डी, बनाजी राजपुताना सी बता रहे हैं, बबीता बी बता रही हैं, दीपिका सोनी डी बता रही हैं, बनाजी बता रहे हैं डी, सुमन वर्मा सी बता रही हैं, बबीता बी बता रही हैं। तो आप सभी के बेटा कुछ मिक्स से जवाब है मेरे पास यहाँ पे। किसको आंसर मालूम है? तो जिस विद्यार्थी ने आंसर दिया है बी, जिस विद्यार्थी ने आंसर क्या दिया है बी, उसी को यहां सही माना जाएगा। और जो पश्चिमी तट है उनकी तुलना जो है वो की जाती है अटलांटिक तट से, अटलांटिक महासागरीय तट से। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो देखो ये अच्छा सवाल है और लेवल का सवाल है, अपने रीट विद्यार्थियों के लिए अच्छा सवाल, उनको ये बात याद होनी चाहिए। क्योंकि जब आप भारत के पश्चिम की ओर जाओगे तो आपको अरब सागर, अरब सागर के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद महासागर आता है अटलांटिक। तो पश्चिमी तट जो है उसकी जो तुलना है वो तो की गई है बेटा किससे, अटलांटिक महासागर से, याद रखेंगे। ठीक है, और जो पूर्वी तट है उसकी तुलना की गई है प्रशांत महासागर के तट से। तो दोनों बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। सवाल अपना था कि पूर्वी तट की तुलना तो किससे हो गई, प्रशांत महासागर से, तो पश्चिमी तट की तुलना किससे होनी चाहिए, तो आपको आंसर मिल गया अटलांटिक। देखो अटलांटिक कहां लिखा है, सेकंड नंबर ऑप्शन है अटलांटिक तट, तो यही अपने सवाल का उत्तर है। ठीक है, मेडागास्कर आपके हिंद महासागर के अंदर एक द्वीप है। हिंद महासागर आप जानते हो भारत के दक्षिण में है, अरब सागर भारत के पश्चिम की ओर है। भारत तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसी कारण भारत को प्रायद्वीप जो है कहा जाता है। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सर इतने इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन तो देते नहीं। अच्छा, तो अब जब समझ में आ गया तब आपके लिए इजी हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया। देखो अगला सवाल, कच्छ की खाड़ी किन्हें अलग करती है? कच्छ की खाड़ी, चलो ये बताओ, कच्छ की खाड़ी किन्हें अलग करती है, ये ऑप्शन है आपके पास। और कच्छ की खाड़ी मैं इतने आपके लिए बना देता हूं, कहां है कच्छ की खाड़ी, ये लो, ये भारत आपका। और इस भारत के अंदर जब आप यहां आते हो और यहां आते हो तो ये तो है खाड़ी खंबात, खंबात खाड़ी, और ये है आपकी खाड़ी कच्छ खाड़ी। तो खाड़ी मैंने आपको बता दी, कच्छ की खाड़ी कहाँ दिख रही है मैप के अंदर, मानचित्र के अंदर। तो यहां होती है कच्छ की खाड़ी और यह है खंबात। और सवाल आपका है कि कच्छ की खाड़ी जो है वो किन्हें अलग करती है। ऑप्शन है कच्छ को काठियावाड़ प्रायद्वीप से, ऑप्शन है कच्छ को खंबात की खाड़ी से, ऑप्शन है सूरत को भावनगर से, ऑप्शन है काठियावाड़ को गुजरात से।
बताएं। सर पार्टी कब दे रहे हो? जब आप कहो तभी दे दूंगा पार्टी। तो आप लेने तो आओ पहले। भंडारा करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चिंता मत करो। सर कोनी दे, कोनी दी, समझे नहीं क्या? तभी तो सर कमेंट्स नहीं देख रहे। देख रहा हूं कमेंट्स, मेरे सामने ही चल रही हैं, आपकी सभी की कमेंट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बंसा बेगवाल बी उत्तर बता रही है यहां पर, कच्छ को खंबात की खाड़ी से। अच्छा तो देखो बेटा कैसे अलग करेगा। ये कच्छ की खाड़ी है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, इसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और ये है आपका कच्छ, कच्छ, ठीक है। तो अब देखो यहां सवाल समझते हैं ध्यान से। देखो ये रहा कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी के उत्तर में गए तो कच्छ, कच्छ की खाड़ी के उत्तर में आए तो कच्छ, ये रहा कच्छ। और कच्छ की खाड़ी के दक्षिण में आए तो काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो बताओ कच्छ को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कर रहा है कच्छ की खाड़ी। इन दोनों के बीच में तो है, ये वाला हिस्सा ही तो है कच्छ की खाड़ी का, यही तो है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की जो खाड़ी है ये अलग करेगी किस किस को? कच्छ को किससे? काठियावाड़ प्रायद्वीप से। समझ गए मेरी बात? अब ऑप्शन ढूंढो कहाँ है ये रहा पहला ऑप्शन। कच्छ को काठियावाड़ प्रायद्वीप से क्या करेगी? अलग करेगी, ठीक है बेटा। तो आप इसको ध्यान से समझेंगे। मिल गया पहले सवाल का उत्तर ए। कल मरुधरा में आ रहा हूं सर, ठीक है, बिल्कुल वेलकम है आपका, स्वागत है। तो जिसको भी पार्टी चाहिए वो पहुंच जाए, मिल जाएगी पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर आप लोग समझ गए होंगे बेटा, ध्यान से समझ लो। ये जो स्थान है, ये वाला जो ये काठियावाड़ प्रायद्वीप, ऊपर कच्छ, बीच में आती है कच्छ की खाड़ी। अब एक सवाल आता है कि खाड़ी किसे कहते हैं? तो समझो इसकी परिभाषा बता रहा हूं खाड़ी की, कि खाड़ी किसको कहते हैं? वह जल राशि जो स्थल में धसी हो, वह जल राशि जो स्थल में धसी हो खाड़ी कहलाती है। ये खाड़ी की डेफिनेशन है, वह जल राशि जो स्थल में क्या हो? धसी हो। तो देखो ये खाड़ी ही तो है, और ये स्थल के अंदर क्या है? घुसी हुई है, धसी हुई है, इसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं? खाड़ी कह रहे हैं, ठीक है बेटा, ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना आज की कक्षा का 5वां सवाल था। उत्तर आप लोगों को पता चली गया, इसका उत्तर क्या होगा? ए। अगले सवाल पर चलते हैं कि अगला सवाल अपना क्या होगा, उसकी बात करते हैं। देखें अगला सवाल। सर गुलाब जामुन भी है क्या? सब कुछ मंगा दूंगा मैं, है, गुलाब जामुन को विशेष थोड़ी है। आप तो सिलेक्शन कराओ, उस दिन फिर भंडारा करेंगे। दीपिका सोनी सर पार्टी बनती है, बिल्कुल बनती तो है, ठीक है बेटा, पार्टी वगैरह सारी चीज़ हो जाएंगी, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अभी अपना जो समय है वो स्टडी का है। देखो शानदार सवाल यहाँ आपके सामने एक रखा गया है, मग्न तटों को लेकर यह सवाल है, ठीक है। अब इससे सवाल का कौन कौन सही उत्तर दे पाते हैं वो देखते हैं। सवाल आपके सामने है, देखो इसको ध्यान से और इसका उत्तर बताएं क्या होगा। महेश साईं सर आज, अरे यार ऐसी बात नहीं है भैया ना, जोश वोश कुछ कम नहीं है। आज ऑफलाइन थोड़ा काम ज़्यादा हो गया था और कल सोए नहीं रात को, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बॉडी में थकान है, और कोई बात नहीं है। और जोश कोई कम नहीं है, जोश बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, हाँ, जोश की कोई कमी नहीं है। आप तो सवाल बताओ और इसका उत्तर बताओ क्या है। सवाल आपका व्याख्या कर लेते हैं एक बार सवाल की। क्या कह रहा है? पश्चिमी मग्न तटों की चौड़ाई
पूर्वी मग्न तटों की तुलना में अधिक है। ये कह रहा है कि पश्चिमी मग्न तट जो है उनकी चौड़ाई ज्यादा है और पूर्वी मग्न तटों की चौड़ाई कम है। ये बात कर रहा है। जैसे मान लो ये आपका भारत है, इसको आप यहां ऐसे समझें, तो ये तो हो जाएंगे पूर्वी मग्न तट और ये हो जाएंगे आपके पश्चिमी मग्न तट। ये कह रहा है कि पश्चिमी मग्न तटों की चौड़ाई पूर्वी मग्न तटों की तुलना में अधिक है, यानी इसकी चौड़ाई तो अधिक बता रहा है पश्चिमी मग्न तट की और इसकी चौड़ाई बता रहा है कम पूर्वी मग्न तट की। ठीक है, और फिर कहता है कारण, रीजन लिखता है कि पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जबकि पूर्वी तट पर नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई प्रदेश की अधिकता है। तो यहां आप अब उत्तर बताएं क्या इसका आंसर होगा। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए व आर दोनों सही हैं, ए व आर दोनों गलत हैं। दोनों सही हैं इसमें धर्मराज सी बता रहे हैं, राजस्थान स्टूडेंट सी बता रहे हैं, राहुल राजपूत सी बता रहे हैं। सर मैं तो रोज ही आता हूं वडोदरा में पटवारी के बैच में, कल पार्टी दे देना। ओके सर, ठीक है दे देंगे। मनु सी बता रही हैं, बबीता सी बता रही हैं, बंसा मेघवाल सी बता रही हैं। ठीक है कोई बात नहीं, सिलेक्शन होने के बाद हम खुद आएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये होता है विद्यार्थी, सिलेक्शन होने के बाद हम खुद आएंगे, बहुत बढ़िया। बंसा मेघवाल सी बता रही हैं, ए व आर दोनों सही हैं, गलत। इसका उत्तर है आपका ए गलत है और आर सही है। मिठाई लेकर, बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर कैसे, तो बेटा अब मैं जो व्याख्या करूंगा उसको आपको कानों से ध्यान से सुनना है। बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। बात सुनो मेरी, क्या कहने जा रहे हैं सर उस बात को समझो। अगर किसी तटीय क्षेत्र में पहाड़ियां होती हैं, अगर किसी तटीय क्षेत्र में पहाड़ियां होती हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम होती है, मग्न तटों की चौड़ाई कम होती है। अगर तटवर्ती क्षेत्र पर पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है ना यहाँ पर, तो ये पर्वत श्रेणी जो है इसका नाम क्या है, पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे क्या लाइन बोली कि अगर किसी तटवर्ती क्षेत्र में पहाड़ियां हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम होती है और अगर तटवर्ती क्षेत्र मैदानी है, नदियों के डेल्टा वहां बनते हैं, तो मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा होगी। तो बताओ यहां पूर्वी तट पर जब आप आओगे तो नदियों के द्वारा क्या बनते हैं, डेल्टा बनते हैं। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कावेरी नदी, ये सारी नदियां इस क्षेत्र में क्या बना रही हैं, डेल्टा बना रही हैं। और जब डेल्टा बनेगा तो यहां मग्न तटों की जो चौड़ाई है वो क्या होगी भाई, अधिक होगी। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि पश्चिमी मग्न तटों की चौड़ाई अधिक है, ये अधिक है क्या, गलत है। और पूर्वी मग्न तटों की चौड़ाई कम है, ये भी क्या है, गलत। तो ये सही है, चौड़ाई क्या है, अधिक, और चौड़ाई क्या है, कम। तो मैंने आपको एक बात कही, एक लाइन बोली, क्या लाइन बोली कि अगर तटवर्ती क्षेत्र में पहाड़ियां हैं तो मग्न तटों की चौड़ाई कम होती है और यदि तटवर्ती क्षेत्र नदियों के डेल्टाई मैदानों से निर्मित है या मैदानी क्षेत्र है तो मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा होगी। अब बात आती है भारत की कि भारत के पूर्वी तट के ऊपर जो है नदियों के डेल्टाई प्रदेश का निर्माण होता है, इसलिए मग्न तटों की चौड़ाई ज्यादा होगी और पश्चिमी मग्न तटों की चौड़ाई कम होगी क्योंकि यहां पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। और अब देखो कारण तो बिल्कुल सही था ये कि पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है जबकि पूर्वी तट पर नदियों द्वारा निर्मित डेल्टाई प्रदेश की अधिकता है। तो ये बात तो अपन पढ़ ही रहे हैं, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ए जो है ये क्या है भाई, गलत बात है, ये गलत कथन है। ठीक है, कह रहा है कि पश्चिमी मग्न तटों की चौड़ाई पूर्वी मग्न तटों की तुलना में अधिक है, अधिक नहीं है, क्या है भाई, कम है। तो अधिक नहीं आना चाहिए था, यहाँ कम शब्द अगर लिखा होता तो ये सही था, फिर ए और आर दोनों सही हो जाते और आर ए की सही व्याख्या भी करता। तो ये कथन और कारण को लेकर व्याख्या का एक सवाल आपसे पूछा गया, तो आप लोग सभी इसको आप आज के बाद ध्यान रखेंगे और समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, मैंने आपको आराम आराम से इस बात को सिखा दिया है। ठीक है भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगले सवाल पर मैं चल रहा हूं, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई, बी होगा।
और एक बात और आपको बता देते हैं, अगर आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करते हैं, कौन से महाद्वीप की? दक्षिण अमेरिका। तो बेटा इस प्रकार का महाद्वीप है आपका दक्षिण अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका। उस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है यहां पर, ये रही दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, जिसका नाम है एंडीज। तो ये सारी जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी होती है एंडीज, ये तो आपको पता ही होगा, जिसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर, 7200 किलोमीटर लंबाई होती है इसकी। और मैंने अभी आपको एक बात कही कि अगर तटवर्ती क्षेत्र पर्वतीय है तो मग्न तटों की चौड़ाई सबसे कम होती है। तो पूरे विश्व के अंदर सबसे कम चौड़े मग्न तट जो हैं वो यहां पर होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं दक्षिण अमेरिका के मग्न तट, पश्चिमी मग्न तट। क्या बोलेंगे इसको? पश्चिमी मग्न तट। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी मग्न तट जो फैले हैं प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, इनकी चौड़ाई सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और अपने इस सवाल का उत्तर हो जाएगा क्या भाई? बी। तो सभी विद्यार्थी आराम से इस बात को समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। भारत के अंदर पूर्व पश्चिम की ओर जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है, जिसके कारण मग्न तटों की चौड़ाई कम है। पूर्व की ओर मैदानी प्रदेश है, इसलिए मग्न तटों की चौड़ाई अधिक है। ठीक है, तो ये अपना सवाल था आज का क्वेश्चन नंबर 6। देखो अगला सवाल, कथन और कारण को लेकर ही आपके सामने अगला सवाल प्रस्तुत कर दिया गया है और अब देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही उत्तर देते हैं। सर जी आपके बताए हुए हर क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया सूरज, अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता निश्चित है। राम राम जी, जाट सुभाष सामोता हमारे पास कई दिनों से पहुंचे हैं, शायद कल या परसों या 1-2 दिन के अंदर ये क्लास के अंदर नहीं थे, आज अपने पास फिर उपस्थित हुए हैं। देखो भैया अगला सवाल देखो और बताओ बेटा इसका उत्तर क्या होगा। टेलीग्राम पर बिल्कुल पीडीएफ जो है वो एज इट इज, जैसे जो भी बात मैं लिखता हूं यहां पर, वो आपको हर एक बिंदु के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। देखो कथन है यहां पर, पहले तो कथन देखो क्या लिखा है, कथन पढ़ो। कथन देखो, विचार किया करो सवाल पर, कभी भी सवाल को बगैर समझे उसका आंसर नहीं देना चाहिए। तो पहले आप सवाल समझो क्या पूछ रहा है आपसे। भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की संख्या अधिक है। बंदरगाहों की संख्या क्या है? अधिक है। बंदरगाह वे स्थान होते हैं जहां जलियानों से सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है। प्रियंका बुडानिया, राम राम, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी। और फिर कारण कह रहा है कि पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक कटाफटा है। देखो ये मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया, तो ये तो हो गया आपका पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। ये जो डिजाइन ऐसे बनाई है ना, ये डिजाइन नहीं है, ये कटाफटा है। क्या है? कटाफटा। तो कटाफटा अपन ने इसके अंदर बना दिया कि पश्चिमी तट जो है वो पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक कटाफटा है। कथन और कारण दोनों आपके सामने हैं और आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन आपका कि ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा, ए व आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए व आर दोनों गलत है। क्या इस सवाल का उत्तर होगा, यह आप लोगों को बताना है। फटाफट बताएं भाई। राजस्थान स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, सबसे पहले ए बता रहे हैं कि सर इसका उत्तर जो है वो ए होगा, और बाकी विद्यार्थियों ने अभी तक इसका आंसर दिया नहीं है। सवाल है कि पश्चिमी तट पर बंदरगाह पूर्वी तट की अपेक्षा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? फिर कारण बता रहा है अगला, कह रहा है कि पश्चिमी तट ज्यादा कटाफटा है पूर्वी तट की तुलना में, इसलिए पश्चिमी तट पर बंदरगाह ज्यादा है। बंसा मेघवाल ने भी ए आंसर दिया है, पवन कुमार भी ए आंसर दे रहे हैं। बबीता सैनी बता रही हैं डी, राहुल राजपूत ए बता रहे हैं, जाट सुभाष सामोता ए बता रहे हैं, शिवराज शर्मा बी बता रहे हैं, प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं। बहुत बढ़िया। तो काफी लगभग जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अपने सवाल का उत्तर यहां रखा है ए, कि सर ए इस सवाल का उत्तर होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बंदरगाह कहां पर ज्यादा होंगे? जब तट कटा फटा होगा तभी तो आप बंदरगाह को बना सकते हो, ताकि जलयान जो है वो आसानी से
स्थल पर पहुंच सकते हैं। और अगर तट कटा फटा नहीं होगा, समांतर बना हुआ है तट, तो वहां पर बंदरगाह बहुत कम मात्रा में बनेंगे। ठीक है, तो यहां बंदरगाह कम है, बंदरगाह कम है, और पश्चिमी तट पर आपके बंदरगाह जो है उनकी संख्या अधिक है। ठीक है, तो ये बात आप सभी लोग ध्यान में रख लेंगे कि पश्चिमी तट ज्यादा खटाफटा है पूर्वी तट की अपेक्षा, इसलिए पश्चिमी तट पर बंदरगाह ज्यादा है। ठीक है भाई, और पश्चिमी तट पर बंदरगाह ज्यादा है पूर्वी तट की अपेक्षा। तो कथन और कारण यानी ए व आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही। सवाल का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुमन जाट, सुमन वर्मा, महेश साई, धर्मराज, मनु, प्रियंका बुडानिया, शिवराज, जाट सुभाष सामोता, राजपूत, राहुल राजपूत, सूरज, लगभग सभी विद्यार्थियों ने यहाँ जो आंसर है वो ए को रखा है। बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। और जिन्होंने ए आंसर नहीं दिया वो बेटा इस बात को समझ ले। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किसका? भारत का। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस द्वीप पर स्थित है, और यह भी बताओ कि उसका नाम क्या है। द्वीप, ये सवाल तो आपको बताना ही है, यह भी बताना है कि भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है। जाट सुभाष सामोता, गुड सर, धन्यवाद भाई। देखिए बेटा सवाल और बताएं इसका उत्तर कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग किस द्वीप पर स्थित है। सबसे छोटा जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है इंडिया के अंदर वो है NH-47A। NH-47A ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, और ये आपके स्थित है केरल राज्य के अंदर। कौन से राज्य में है? केरल में है। ठीक है, केरल के अंदर आपके दो स्थान हैं, एक तो है विलिंगटन द्वीप। विलिंगटन द्वीप को जोड़ता है कुंदन-नूर से। ठीक है, इनको ये जोड़ता है विलिंगटन द्वीप को कुंदन-नूर से, और केरल में है, नाम है NH-47A, और इसकी लंबाई है मात्र 6 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो अब आपको मिल गया होगा उत्तर, बता सकते हैं अब तो आराम से, क्योंकि व्याख्या मैंने कर दी है इसकी। मरुद्रा बोए 3 किलोमीटर नहीं है बेटा, 6 किलोमीटर है। बबीता केरल, बहुत बढ़िया। धर्मराज बी बता रहे हैं, यानी सालसेट, ये तो गलत है भाई। सूरज केरल में, बहुत बढ़िया। सुमन वर्मा डी बता रही हैं, बी सालसेट नहीं। बबीता बता रही हैं सी। मनु जो है वो बता रही हैं बी। पवन कुमार भी बता रहे हैं, राजस्थान स्टूडेंट्स भी बता रहे हैं। सॉरी सर, आने में देर हो गई, कोई बात नहीं भाई। बबीता 6 किलोमीटर, हाँ ये बिल्कुल सही है, 6 किलोमीटर तो है लंबाई इसकी, और केरल में है, ये भी बिल्कुल सही है, काफ़ी विद्यार्थी बता रहे हैं। लेकिन द्वीप जो है उसका नाम क्या है बेटा? विलिंगटन। दिखा ना विलिंगटन, ये रहा देखो सी ऑप्शन के अंदर विलिंगटन। तो काफ़ी विद्यार्थी हैं जिन्होंने सी ऑप्शन जो है वो बताया भी है। धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने सी इसका उत्तर रखा, बिल्कुल सही बताया सी। ठीक है, विलिंगटन द्वीप कहाँ पर है? ये रहा देखो नाम, विलिंगटन है ना, विलिंगटन। तो विलिंगटन द्वीप आपके केरल राज्य में है, जो आपके भारत का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इस पर स्थित है, जिसका नंबर जो है वो है NH-47A। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगली बात मैं यहीं आपसे कर लूँ, सबसे छोटा तो आपने देख ही लिया होगा, सबसे बड़े की बात भी कर लेते हैं, तो वो होता है NH-44। बाकी परिवहन अपन विस्तार से पढ़ेंगे पूरे भारत का, यहाँ तो बस सामान्य बात बड़े और छोटे की कर रहा हूँ। तो NH-44 जो है वो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर। और ये आपके जम्मू कश्मीर से या श्रीनगर से, जम्मू कश्मीर की जगह मैं किसका नाम लिख दूं? श्रीनगर। श्रीनगर से जाता है कहाँ पर? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे इसका। और अब मैं अगली बात करता हूं, यहां पर देखो एलिफेंटा द्वीप का नाम आ रहा है। कौन से द्वीप का नाम आ रहा है? एलिफेंटा। बेटा एलिफेंटा जो द्वीप है ना, ये स्थित है आपके मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई, और मुंबई आप सब लोग जानते हैं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो एलिफेंटा द्वीप स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और प्रसिद्ध है प्राचीन गुफा मंदिरों के लिए। प्राचीन गुफा मंदिर। तो आपसे एक सवाल पूछेगा कि भाई बताओ भारत के उस द्वीप का नाम जो प्राचीन
गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बेटा उस द्वीप का नाम है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप आपके मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला द्वीप देखो यहां पर क्या नाम आ रहा है, सालसेट। सालसेट द्वीप भी कल अपनी इस पर बात हुई थी, और सालसेट द्वीप जो है वो स्थित है आपके मुंबई के अंदर, और मुंबई स्थित है महाराष्ट्र के अंदर। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, और सालसेट द्वीप जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या बसाव वाला एक द्वीप है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपसे पूछा भी था सवाल कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या बसाव वाला जो द्वीप है उसका नाम बताओ, तो उसका नाम होता है सालसेट। सालसेट द्वीप के ऊपर आपका मुंबई शहर जो है वो बसा हुआ है। और हेयर द्वीप, हेयर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी के अंदर, बंगाल खाड़ी के अंदर यह द्वीप स्थित है, और तमिलनाडु से मात्र 4 किलोमीटर है। जैसे मान लो ये आपका भारत है, तो यहाँ आपका तमिलनाडु है, उससे मात्र कितने किलोमीटर दूर है, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर बाद दूर ये द्वीप आ जाता है। क्या नाम होता है इसका, हेयर द्वीप। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे। तो ये सारे द्वीप की बात भी अपन ने कर ली, और अपने सवाल का जो उत्तर था विलिंगटन, इस पर भी अपन ने बात कर ली। तो देखते हैं अगला सवाल आपको क्या कहता है। समझ गए होंगे आप सभी आराम से इसको। देखो आर्कीपेलेगो, बहुत बढ़िया सवाल है भाई। आर्कीपेलेगो शब्द का अर्थ बताना है, क्या अर्थ होता है इसका। आर्कीपेलेगो शब्द का अर्थ क्या है। तो पिछले सवाल का आंसर था डी, सी। लगभग विद्यार्थी जो है उन्होंने लगभग सी ही बताया था। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। देखो बेटा नया सवाल आपके सामने आ चुका है। हेमराज मरुद्रा सरजी धोक, शुभ आशीर्वाद, आपके सभी सपने बहुत जल्दी और बहुत कम समय में पूरे हों, ये हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। सपने सभी देखते हैं लेकिन पूरे उसी के होते हैं जो मेहनत करता है। बेटा आज अगर हमने मेहनत कर ली ना, तो ये मानो अपने आने वाले जो 50-60 साल हैं, जितना भी आप जीना चाहते हैं, वो 50-60 साल आप बहुत मस्ती से, आराम से, बिंदास गुजार सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम किसी अच्छी जॉब के अंदर होंगे। सालसेट मुंबई में, बहुत बढ़िया। बसीन और सालसेट, बिल्कुल सूरज, बहुत बढ़िया भाई। पवन कुमार बी बता रहे हैं, बंसा मेघवाल बी बता रही हैं, दीपिका सोनी सी बता रही हैं, सुमन जाट 6 किलोमीटर सी। तो ये अभी शायद आप पिछले सवाल के अंदर ही हैं, सही तो है 6 किलोमीटर सी। मरुद्रा बॉय क्वेश्चन नंबर बी 9 में बता रहे हैं बी। जाट सुभाष सामोता भी बता रहे हैं। राजेंद्र कुमार गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, स्वागत है आपका भी राजेंद्र। प्रियंका बुडानिया बता रही हैं बी, बबीता बता रही हैं बी, सुमन वर्मा बता रही हैं बी। मनु ने भी आंसर दिया है बी, द्वीपों का समूह। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। तो भाई द्वीपों का समूह जो है उसी को कहते हैं आर्कीपेलेगो। तो आर्कीपेलेगो जो शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है द्वीपों का समूह है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख लेंगे सभी। अब मैं बात करने जा रहा हूं परवाल द्वीप को लेकर। बाकी और यहां कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसकी व्याख्या अपने को करनी हो। परवाल द्वीप की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा, परवाल द्वीप की। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो ये स्थल भाग है, स्थल, और इस स्थल से आगे ये स्थल आपका समुद्र में डूबा हुआ है। जैसे जैसे आगे जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी समुद्र की। जैसे जैसे आप किनारे पर आओगे स्थल की ओर, तो सागर की जो गहराई है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये सामान्य बात तो आप समझते ही हैं। ये आपका जलीय भाग है। यहां पर समझ गए होंगे आराम से। ये जलीय भाग है और ये है स्थल भाग। इधर स्थल भाग समुद्र में डूबते हुए धीरे धीरे समाप्त होता है। जैसे मैं इसको पूरा ही स्थल आराम से बढ़िया डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये लो, आपको समझने में बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेटा पूरा का पूरा ही क्या है, स्थल भाग है। पूरा जो समुद्र के अंदर डूब जाता है आगे, ठीक है, सारा का सारा क्या है, स्थल भाग है। और आगे आप जा रहे हो तो आपको मिलेगी जल राशि, जलीय भाग, समुद्र। क्या कह रहा है कि परवाल जो है, किसकी बात, मैं यहां व्याख्या किसकी कर रहा हूं, परवाल की व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, परवाल को और क्या कहते हैं, परवाल को एक तो देखो शब्द है परवाल, बेटा इसी को कहते हैं कोरल। कोरल बेटा इसी को कहते हैं मूंगा द्वीप। तो एक तो ये परवाल के नाम आपको ध्यान रखने कि परवाल द्वीप के और क्या नाम है। तो इसको परवाल भी कह सकते हैं, इसको कोरल भी कह सकते हैं, इसको मूंगा भी कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं परवाल की। किसकी बात कर रहा हूं, परवाल की बात कर रहा हूं कि परवाल क्या होता है। परवाल, परवाल की व्याख्या करते हैं। परवाल सैलेंट्रेटा, सैलेंट्रेटा संघ का सागरीय जीव है, सागरीय जीव होता है। तो परवाल क्या होता है,
सैलेंट्रेटा संघ का, कौन से संघ का? सैलेंट्रेटा। सैलेंट्रेटा संघ का सागरीय जीव होता है जो अपनी श्वसन क्रिया के दौरान कैल्शियम कार्बोनेट को बाहर निकालता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट मूंगे या परवाल या कोरल नामक जो जीव होता है उसके शरीर से चिपकती हुई चलती है। एक समय ऐसा आता है कि जो मूंगा जीव है उसके संपूर्ण शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट की परत तैयार हो जाती है और पूरा उसके मुख के आसपास भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। तो मूंगे की जो श्वसन क्रिया है वो बंद हो जाती है। अब किसी भी जीव की अगर श्वसन क्रिया बंद होगी तो जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु होगी। तो जैसे ही मूंगे की श्वसन क्रिया बंद होती है कैल्शियम कार्बोनेट की परत जमा हो जाने के कारण, तो मूंगे की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर जो परत है वो तैयार हो जाती है, जिसके कारण जो चट्टान है एक छोटी सी वो बनती है। और अब देखो यहां ध्यान से समझना, मूंगे जो है, परवाल जो है वो हमेशा समुद्रों के किनारे मिलेंगे, कभी भी बीच समुद्र के अंदर नहीं मिलेंगे। ये हमेशा तटवर्ती यानी किनारे समुद्र के जो होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तटवर्ती क्षेत्रों में नदियां गिरती हैं। क्या गिरती है? नदियां। और नदियां जो है वो इन जीवों का भोजन लेकर आती हैं। नील हरित शैवाल जो होता है या हरित शैवाल जो है वो यहाँ नदियों के द्वारा लाया जाता है, जिसके कारण ये परवाल उसका भोजन करते हैं, ग्रहण करते हैं उसको। तो इनका भोजन जहां मिलेगा वहीं पर जीव मिलेगा। तो तटवर्ती क्षेत्रों में यहां जैसे ये परवाल है, और परवाल जहां मिलते हैं लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। ऐसे नहीं कि एक दो जीव मिलेंगे, हजारों की संख्या में मिलेंगे और सभी अपनी चट्टान का जो है चारों ओर खोल जो है उसका निर्माण करते हैं। अब मान लो यहाँ ये मूंगे हैं और इन्होंने अपनी खोल का निर्माण करना शुरू कर दिया, तो मूंगे की मृत्यु हो गई, खोल यहीं पर जमा रह गई और लगातार ये जो काम है, क्रिया है वो चलती रहती है क्योंकि एक मूंगे के शरीर पर दूसरा मूंगा जो है वो अपनी खोल का निर्माण करना शुरू कर देता है और ये क्रिया चलती रहती है भाई, चलती रहती है। अगर मान लो इस चट्टान ने विस्तार लिया है ऊंचाई की ओर, किसकी ओर विस्तार ले लिया? ऊंचाई की ओर विस्तार ले लिया, बढ़ती जा रही है खोल, बढ़ती जा रही है चट्टान, बढ़ती जा रही है और आ गई समुद्री जल से ऊपर, सागरी जल राशि से ऊपर आ गई। अब ये खत्म है, इसके ऊपर नहीं जा सकती है, यहां आकर खत्म हो जाएगी। तो देखो यहां इस प्रकार से जब कोई चट्टान सागरीय जल की सतह से ऊपर आ गई, ये वाला भाग सागरीय जल की सतह से ऊपर आ गया, तो ये द्वीप का रूप ले लेगा। किसका रूप ले लेगा? द्वीप का। और बेटा इसी को कहते हैं परवाल द्वीप। क्या कह देंगे? परवाल द्वीप कह देंगे। इस प्रकार से परवाल द्वीप का निर्माण होता है। समझ गए होंगे मेरी बात को आराम से आप? ठीक है। और अगली बात मैं करता हूं कि अगली जो बात है इस परवाल द्वीप को लेकर की, और अपने से परवाल द्वीप को लेकर क्या सवाल पूछता है। तो बेटा एक सवाल आता है आपके ग्रेट बैरियर रीफ को लेकर। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है आपके ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर में, ऑस्ट्रेलिया में, प्रशांत महासागर के अंदर ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्या भाई? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है ग्रेट बैरियर रीफ? ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टान है। मूंगा चट्टान कह सकते हैं, कोरल चट्टान कह सकते हैं। ठीक है। तो सवाल आपसे पूछे कि भाई विश्व की सबसे लंबी मूंगा चट्टान, कोरल चट्टान का नाम बताओ, तो बेटा उसका नाम होता है ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। और अगर मैं बात करूं भारत की, किसकी बात करूं? भारत की बात करूं, तो भारत के अंदर जो आपके परवाल द्वीप हैं, कौन से द्वीप है? परवाल द्वीप। ये परवाल द्वीप आपको मिलते हैं लक्षद्वीप के अंदर, विशेष रूप से किसमें मिलेंगे? लक्षद्वीप। तो भारत के अंदर जो लक्षद्वीप समूह है वो परवाल द्वीप का उदाहरण है। सर और परवाल द्वीप के बारे में थोड़ी सी बात और बताओ सर, क्या होते हैं? बेटा परवाल द्वीप मानव बसाव के योग्य नहीं होते हैं, इसीलिए लक्षद्वीप के अंदर जितने द्वीप हैं सभी द्वीपों पर मानव का बसाव नहीं पाया जाता। कुछ द्वीपों पर ही मानव जो है या जनजातियां जो है वो निवास करती हैं। बाकी लक्षद्वीप के सभी द्वीप के ऊपर जो है वो मानव का बसाव नहीं होता, क्योंकि ये द्वीप मूंगा चट्टानों से बने हैं और ये कभी भी नष्ट हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। ठीक है। इसलिए इन पर मानव का बसाव कम पाया जाता है या ना के बराबर पाया जाता है। ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक बात और, जो परवाल द्वीप होते हैं इनको महासागरीय वर्षावन कहते हैं। क्या कहते हैं? महासागरीय वर्षावन कहते हैं। महासागरीय वर्षावन। तो महासागरीय वर्षावन किसको कहते हैं?
बेटा कहते हैं महासागरीय वर्षावन किसको? परवाल द्वीप को, परवाल द्वीप को कहते हैं महासागरीय वर्षावन। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे। देखो इस सवाल के साथ मैंने आपको बहुत सारे सवाल यहाँ सिखा दिए हैं। उत्तर अपना था यहाँ पर द्वीपों का समूह है जो है, उसी को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को यहाँ तक सभी। लाइक शेयर कमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लासें कैसी लग रही हैं, शानदार लग रही हैं, आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, तो आप बता सकते हैं। सर ये कलरफुल होते हैं क्या? कलरफुल होते हैं, बिल्कुल कलरफुल नहीं होते हैं द्वीप। ये तो मैंने आपको यहाँ अलग अलग कलर का चुनाव इसलिए किया ताकि आपको वो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। 9 में भी ठीक है। बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि ये कक्षा जो है, ज्ञान जो है वो जितना हम बांटते हैं उतना ही बढ़ता जाता है। ये कहावत है और सनातन सत्य भी है कि जितना ज्ञान हम बांटते हैं उतना ही वो बढ़ता है, उसमें वृद्धि होती है। देखो अगला सवाल, बंगाल खाड़ी के किस द्वीप को लेकर भारत व बांग्लादेश के मध्य विवाद है? क्या सवाल है भाई, क्या सवाल है? बहुत धांसू सवाल है ये बड़ा। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? सवाल आपके सामने है। जिन्होंने अभी तक क्या नहीं किया है, लाइक नहीं किया, वो क्या करे? लाइक करे। क्या करे? लाइक करे। करो करो। 9th में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया अब तो। जाट सुभाष सामोता सुपर से ऊपर क्लास, धन्यवाद भाई आपको। बस आप लोगों का ये जो प्यार है इसी के मोहताज हैं हम तो, और तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। बस आप लोगों का प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे और हमारा ज्ञान आपको लगातार मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ लगातार जीवन जी रहे हैं। ए बंसा मेघवाल बता रही हैं, उत्तर क्या बता रही हैं? ए बता रही हैं, कच्चा तीबू। पवन भी ए बता रहा है, सूरज भी ए बता रहा है। मरुद्रा बॉय 10 में ए लोक कर दो। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस। ए राजेंद्र कुमार सी बता रहे हैं, न्यू मोर। सुमन वर्मा भी ए बता रही हैं, प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं, क्या बात है। हेमराज मरुधरा ए बता रहे हैं, महेश साई सी बता रहे हैं। तो केवल 2 विद्यार्थी ऐसे हैं, केवल 2, एक राजेंद्र कुमार और एक महेश साई, जिन्होंने सही उत्तर का चुनाव किया है। बाकी तो सब एक के ऊपर ही टिके हुए हैं। देखो इस सवाल का उत्तर है न्यू मोर द्वीप, ये इसका उत्तर है भाई, ठीक है। ए इज राइट है सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो मतलब पूरा कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस है। ए बिल्कुल सही है सर, क्या बात है। तो सही तो तब होगा जब मैं उसको करूंगा कि हाँ अब ये सही है। इतने तो आप अपने आप को क्या दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं कि यार मैंने जो बताया वही सही है। लेकिन जब मैं व्याख्या करता हूं उसकी तब जाकर वो सही होता है। तो ये तो है अपना भारत, सीख गए होंगे आप इसको बनाना। जाट सुभाष सामोता न्यू मोर है, हाँ अब की बार पकड़ में आए। धर्मराज सी बता रहे हैं, दीपिका सोनी सी बता रही हैं, शिवराज शर्मा सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो न्यू मोर द्वीप कहाँ था? न्यू मोर द्वीप यहां था, समझो, था बोल रहा हूं ना मैं, इसलिए वर्तमान में नहीं है ये। तो न्यू मोर द्वीप है ये, बंगाल की खाड़ी के अंदर। ये तो आप जानते हो बंगाल की खाड़ी है। द्वीप का नाम है न्यू मोर, न्यू मोर द्वीप। क्या हुआ था, जब तक ये द्वीप था ना तब तो देखो यहां बाप का बांग्लादेश है, इधर भारत है। तो दोनों देशों के मध्य विवाद था कि न्यू मोर हमारा है, न्यू मोर हमारा है। दोनों कहते थे, बांग्लादेश और दूसरा आपका देश है भारत। दोनों ने ये कहा कि ये द्वीप किसका है, ये द्वीप मेरा है। भारत भी ये कहता कि ये द्वीप हमारा है और बांग्लादेश वाले कहते ये हमारा है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये न्यू मोर द्वीप अपने आप ही वैश्विक तापमान के बढ़ने के कारण, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने एक नाम सुना होगा, हरित गृह प्रभाव। उस हरित गृह प्रभाव में क्या होता है बेटा, पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है CO2 के कारण, CO2 गैस के कारण। तो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी जो मुख्य गैस होती है वो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ता है तो जितने भी बर्फ के ग्लेशियर हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, वो वहां की जो बर्फ है वो पिघलना शुरू कर देगी। पिघलना शुरू करेगी तो वो जो जल राशि है वो महासागरों के अंदर आकर जल स्तर को बढ़ा देती है। जैसे ही महासागरों में जल स्तर बढ़ता है तो महासागरों में जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो जलमग्न होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। ऐसा ही हुआ आपके कौन से द्वीप के साथ, न्यू मोर द्वीप के साथ।
ये बंगाल खाड़ी के अंदर क्या हो गया, जलमग्न हो गया, और भारत और बांग्लादेश के अंदर जो विवाद था इस द्वीप के ऊपर अधिकार को लेकर, वो विवाद भी अपने आप ही क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि अब विवाद के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो अपने आप ही विवाद समाप्त होना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां जो अपने सवाल का उत्तर है वो है आपका न्यूमोर द्वीप। तो ये ध्यान रखना, ये भारत व बांग्लादेश के मध्य विवादित था, और जब जलमग्न होने के कारण ये द्वीप जो है या विवाद जो है वो अपने आप ही क्या हो गया है, नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो ये द्वीप जो है वर्तमान में क्या हो गया भाई, जलमग्न हो गया। काफी विद्यार्थी कमेंट भी कर रहे हैं कि सर जलमग्न हो गया। धर्मराज, क्यों सर? मैंने भी सही बताया भाई, कोई बात नहीं, गलती हो गई हमारी, आपने सही बताया लेकिन हमने आपका नाम नहीं लिया, ठीक है। अब गया ये, बिल्कुल, अब जलमग्न, बिल्कुल, लड़ाई ही खत्म कर दी इसने, बिल्कुल सी। हाँ, तो जिन जिन विद्यार्थियों ने सी उत्तर बताया वो बिल्कुल सही है। बाकी लगभग विद्यार्थियों ने सबसे पहले किसको बताया, कच्चा तीवू। तो इसकी भी बात कर देते हैं। कच्चा तीवू किसके मध्य विवादित है, आज भी है ये। तो ये आपके भारत और श्रीलंका दोनों के मध्य विवादित है, भारत व श्रीलंका, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा द्वीप है जो भारत व श्रीलंका के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है, तो वो द्वीप है आपका कच्चा तीवू, ठीक है। गंगा सागर द्वीप जो है वो आपके पश्चिम बंगाल राज्य में है, वेस्ट बंगाल के अंदर है गंगा सागर द्वीप, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में आता है। किस में आता है? अंडमान निकोबार में आता है आपका लैंडफॉल द्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप होता है लैंडफॉल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बेटा ये अपना सवाल था आज का, क्वेश्चन नंबर 10, जिसका उत्तर है सी। देखो अगला सवाल, वह द्वीप जो ताप्ती नदी के मुहाने पर, ताप्ती नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो बताओ बेटा इस सवाल का उत्तर क्या है, क्या पूछ रहा है सवाल? वह द्वीप जो ताप्ती नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में। तो देखो खंबात की खाड़ी बनाते हैं पहले, तो ये लो, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर सिखाया भी था कि ये जो है ये तो है कच्छ की खाड़ी, और ये है आपकी खंबात की खाड़ी, ये वाली। ये कौन सी खाड़ी है? ये खंबात की खाड़ी है, खंबात। और अब सवाल क्या कह रहा है आपसे? सवाल आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी? ताप्ती नदी। देखो ये यहां मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से चलकर आ रही है ताप्ती नदी, और गुजरात से जा रही है आपकी कहां पर? खंबात की खाड़ी में। ये है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी 623 किलोमीटर लंबाई है ताप्ती नदी की, और 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजरात का शहर है सूरत, जो ताप्ती नदी किनारे स्थित है। अगली बात सीखो, क्या सीखनी है अपने को? देखो जब आप आओगे इस नदी के ऊपर खंबात की खाड़ी में, तो यहां पर एक द्वीप बनेगा, ये वाला द्वीप। इस द्वीप का नाम पूछ रहा है कि खंबात खाड़ी के अंदर ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप जो है वो बना है? ऑप्शन है वेयंत शोधर, अलियाबेट, ड्यू और नेत्राणी। कौन सा द्वीप है? पवन कुमार बता रहे हैं सी, बबीता बी बता रही हैं, सुमन वर्मा सी बता रही है, मरुद्रा बॉय सी बता रहे हैं, हेमराज सी बता रहा है। तो कुछ एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने लगभग आंसर यहां पर सी दिया है, बहुत बढ़िया। और बाकी विद्यार्थियों ने अभी इस पर विचार मंथन कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसका उत्तर क्या आएगा, है? ठीक है, तो चलो मैं बता देता हूं आपको, ध्यान से समझो। देखो नेत्राणी की बात करें तो नेत्राणी जो द्वीप है ये आपके लक्षद्वीप में आता है। नेत्राणी जो द्वीप है किस में आता है? लक्षद्वीप में। तो मतलब एक ऑप्शन तो आपके लिए मैंने खत्म कर दिया। दूसरे की बात करता हूं, ये ड्यू द्वीप खंबात की खाड़ी में है, लेकिन किसी नदी पर नहीं है। खंबात खाड़ी लेकिन किसी नदी पर नहीं है, ड्यू द्वीप है खंबात की खाड़ी के अंदर, ठीक है। और वेयंत शोधर, ये तो कल भी मैंने आपसे पूछा था, तो आपने कहा था सर ये कच्छ की खाड़ी में है, कच्छ खाड़ी में है आपका द्वीप कौन सा? वेयंत शोधर, कच्छ की खाड़ी का द्वीप है ये। और अब बच गया आपके पास कौन? एक ही तो बचा, अलियाबेट। तो उत्तर क्या आएगा? अलियाबेट। मतलब यहां जो अपना ऑप्शन है बी, अलियाबेट, ये आपके सवाल का उत्तर है। तो देखो यहां ये जो द्वीप बन गया यहां अब, तो इस द्वीप का नाम बेटा आप क्या बताओगे? इस द्वीप का नाम आपको बताना है अलियाबेट द्वीप,
अलिया बेट द्वीप, जो ताप्ती नदी के मुहाने पर आपके खंबात खाड़ी के अंदर स्थित है। एक सवाल और मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर और ध्यान दें आप। एक नदी और आती है आपके मध्य प्रदेश से यहां गुजरात के अंदर, ये वाली, और बेटा इस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है ये? नर्मदा नदी है, नर्मदा। तो ये हो गई आपकी नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के मुहाने पर भी खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है बेटा, तो उस द्वीप का नाम आपसे पूछेगा। ये द्वीप है, एक तो आपके द्वीप यहां है ताप्ती नदी के मुहाने पर, दूसरा है नर्मदा नदी के मुहाने पर। नर्मदा नदी के मुहाने पर जो द्वीप है ना खंबात की खाड़ी में, उसका नाम होता है खदिया बेट। क्या नाम होता है? खदिया बेट। तो खदिया बेट जो द्वीप है ये स्थित है आपके नर्मदा नदी के मुहाने पर, और ताप्ती नदी के मुहाने पर जो द्वीप है उसका नाम है अलिया बेट। इसके अलावा एक द्वीप का नाम और याद रखना है, ड्यू। ड्यू द्वीप भी आपका खंबात की खाड़ी के अंदर स्थित है। तो खंबात की खाड़ी में 3 द्वीप यहां पर हो गए, एक अलिया बेट, एक खदिया बेट और एक ड्यू द्वीप। अलिया बेट जो द्वीप है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर, खदिया बेट जो द्वीप है वो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी ही है। नर्मदा और ताप्ती भारत की वे नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटियों से बहती हैं, डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो इन सब बातों पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। देखते हैं आज की कक्षा का हमारा अगला सवाल। निम्न में से सही सुमेलित है। यह बहुत धांसू सवाल है भाई, है? आपको एक तरफ तो क्या दिए गए हैं? तट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? तट। और सामने दिया गया है राज्य का नाम। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही या गलत है, तो आपको बताना है कौन सा सही या गलत है। जाट सुभाष सामोता बी, ठीक है भाई, धन्यवाद। सुमन जाट बी बता रही हैं, बहुत बढ़िया। पवन कुमार बी बता रहे हैं, जाट सुभाष सामोता, इट्स ओके, धन्यवाद। मनसा मेघवाल बी, मनु बी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा अगला सवाल आप लोगों के सामने है और इसका उत्तर जो है आपको बताना है क्या होगा। तो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो क्या कर दे भाई, इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है, और शेयर जरूर कर दे। जहां भी आप इसको कर सकते हैं वहां पर आपको इसे शेयर जरूर करना है। जाट सुभाष सामोता बी, क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो यार। 11 12 जो आपका चल रहा है ना, इससे मेरे को क्या रहता है कि ये थोड़ा ध्यान रहता है कि बच्चा जो है वो कौन से सवाल का आंसर दे रहा है। तो आप क्वेश्चन नंबर जरूर लिखें, है ना। तो बताएं, सवाल आपके सामने है आज की कक्षा का, क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका आंसर आपको देना है। एक तरफ से लिखें सागर तट जो अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, तटीय मैदान, और दूसरी तरफ लिखे हैं आपके किसके राज्यों के नाम। तो इनके बारे में आपको बताना है। सर आप हिस्ट्री भी पढ़ाते हो क्या? पढ़ाते बहुत ज़बरदस्त है सर आप, धन्यवाद। हिस्ट्री आपको जल्द ही शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री भी आपको पढ़ाई जाएगी, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 12 में डी होगा, दीघा ओडिशा। हिमराज मरुधरा बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर है बी बता रहे हैं, सॉरी बी बता रहे हैं, कह रहे हैं गोपीनाथ तट कर्नाटक। अच्छा, और पवन कुमार बता रहे हैं डी, बहुत बढ़िया। तो पवन जी ने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव यहां पर किया है। यह जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए जीत लें पवन कुमार ने, क्या बात है। तो डी इस सवाल का उत्तर है भाई। दीघा किस में नहीं है? ओडिशा में नहीं है, ठीक है। दीघा किस में होता है? दीघा वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। बाकी सारे सही हैं। सिक्रीस तट आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। गोपीनाथ तट जो है कर्नाटक में है, ये भी बिल्कुल सही है। देवबाग तट आपके गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है यहाँ पर। और इसका उत्तर जो है दीघा, वो कहाँ पर होना चाहिए? वेस्ट बंगाल में होना चाहिए, पश्चिम बंगाल। अगर पश्चिम बंगाल होता तो अपना आंसर सही था। तो अब धर्मराज बी बता रहे हैं, सुमन वर्मा डी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता डी बता रहे हैं, राजेंद्र कुमार डी बता रहे हैं, हेमराज बी बता रहा है, मनु सर मेरा भी डी। तो ठीक है, आप भी जीतते हैं 1 करोड़ रुपए। चलो आगे। तो इसके अलावा भी भारत के अंदर बेटा और भी क्या है? तट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक होता है जुहू पुलिन, पुलिन भी कह सकते हैं इसको, है ना, तट भी कह सकते हैं, पुलिन भी कह सकते हैं। जुहू पुलिन आपके कहां पर है? जुहू पुलिन आपके है मुंबई में, मुंबई। मेरीना बीच, मेरीना बीच या पुलिन, तो मेरीना पुलिन जो है ये स्थित आपके चेन्नई में, चेन्नई। कोबलम, कोबलम, कोबलम जो पुलिन है, बीच है, वो स्थित है आपके केरल में। और अंजना, अंजना, कलनगुट, कलनगुट व कोलबा
अंजना, कलंगुट व कोलबा ये हैं आपके गोवा में। चंद्रभागा व पुरी, चंद्रभागा व पुरी, पुलिन ये आपके स्थित हैं ओडिशा में। तो उपरोक्त के अलावा ये भारत के कुछ अन्य पुलिन या बीच हैं या तटीय मैदानों के नाम हैं राज्यों के आधार पर, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जुहू पुलिन कहाँ हो गया? मुंबई में। मरीना बीच कहाँ हो गया? चेन्नई में। कोलबा कहाँ हो गया? केरल में। अंजना, कललगुट और कोलबा कहाँ है? गोवा में। और चंद्रभागा व पुरी बीच कहाँ है? आपके ओडिशा के अंदर स्थित है। तो बेटा इनको भी आप लोगों को याद जरूर रखना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ दोगे तो 1 करोड़ रुपए खो दोगे। हैं मेरा सही है, बहुत बढ़िया पवन कुमार, आज मैं करोड़पति बन गई, क्या बात है। अलिया बेट, दीपिका सोनी अलिया बेट के बारे में पूछ रहे हैं। बेटा अलिया बेट जो द्वीप है खंबात की खाड़ी में स्थित है, ताप्ती नदी के मुहाने पर। ठीक है, और खदिया बेट द्वीप भी खंबात की खाड़ी में है और वो आपके नर्मदा नदी के मुहाने पर है। अलिया बेट पक्षी बंगाल में है सर, पक्षी है अलिया बेट। ठीक है, बबीता डी बता रही हैं। मनु सर मेरा भी डी, बहुत बढ़िया। तो देखो यहां आपका आंसर क्या हो गया है? ये डी हो गया है। तो ये सारी बात आप ध्यान में रखेंगे इन सब को लेकर। ठीक है, तो अब मैं बढ़ रहा हूं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, सुमन झा डी बता रही हैं, बहुत बढ़िया भाई। देखो बेटा अगला सवाल, तो इन सबको आपको क्या करना है? याद रखना, छोड़ना मत। ठीक है, एक एक को पकड़ के रखना, सबको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में सवाल कोई भी आ सकता है और उसका उत्तर आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट पूछ लेता है वो कई बार तो, कि जुहू पुलिन कहाँ है? मुंबई में। मैरिना कहाँ है? चेन्नई में। कोलबा कहाँ है? केरल में। कोबलम, अंजना, कलंगुट और कोलबा कहाँ है? गोवा में। चंद्रभागा और पुरी ओडिशा में। सिक्रीज तट आंध्र प्रदेश में। गोपीनाथ कर्नाटक में। देवबाग गुजरात में। दीघा पश्चिम बंगाल में। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे बिल्कुल, ये आपकी परीक्षाओं से संबंधित है और आप सबको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगला सवाल, हिंद महासागर के किस द्वीप पर? ये बेटा हिंद महासागर है ना। यहां पर जो नाम है क्या है? बाय मिस्टेक गलत प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हिंद महासागर, तो अपन उसमें करेक्शन कर लेंगे। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के किस द्वीप पर यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना वायु सैनिक स्टेशन, क्या बात है, वायु सैनिक स्टेशन स्थापित किया है? तो यूएसए ने हिंद महासागर का वो कौन सा द्वीप है जिसके ऊपर वायु सैनिक स्टेशन को स्थापित किया है? यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है डियागो गार्सिया, मालदीव, बोर्निया, जावा। कौन से द्वीप पर? जल्दी बताएं उत्तर। ललित रणवा बता रहे हैं ए, डियागो गार्सिया। ललित हमारा पुराना विद्यार्थी है, बताता है तो सही बताता है, गलत नहीं बताता है। और बाकी अभी किसी ने उत्तर नहीं दिया है तो मैं बता देता हूं, इस सवाल का उत्तर होगा डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर के अंदर है और इस डियागो गार्सिया द्वीप के ऊपर यूएसए ने एक वायु सैनिक स्टेशन, एयरफोर्स स्टेशन स्थापित कर रखा है, जहां हमेशा वायुसेना रहती है, वो यूएसए की। ठीक है, बाकी और जो द्वीप यहां पर लिखे हैं उनकी और बात करें तो मालदीव जो है वो सबसे छोटा द्वीपीय देश है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश भी है। क्या है ये? एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश है। कौन सा है? ये आपके मालदीव की विशेषता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं बात करूं बोर्नियो की, बोर्नियो स्थित है आपके इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में स्थित है बोर्नियो। और इस बोर्नियो का जो विशेषता है वो ये है कि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? बोर्नियो। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं बात करूं विश्व की तो आपका ग्रीनलैंड है ही सबसे बड़ा। और अगर अपन बात करें जावा द्वीप को लेकर तो जावा द्वीप भी कहां है बेटा? इंडोनेशिया में ही है, इंडोनेशिया। ठीक है, जावा द्वीप को कहते हैं चींटियों का टीला, चींटियों का टीला इसको कहा जाता है। जावा द्वीप को क्या कहते हैं विश्व में? चींटियों का टीला इसको कहते हैं। और इसी जावा द्वीप को लेकर एक सवाल आता है परीक्षा में, क्या कि विश्व में सर्वाधिक बसाव वाला, विश्व में सर्वाधिक
बसाव वाला द्वीप कौन सा है? तो बेटा विश्व में सबसे ज्यादा बसाव जनसंख्या का जो है वो आपके कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इंडोनेशिया के अंदर ये बोर्नियो जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और अगर मैं बात करूं ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड पर वर्तमान में कौन से देश का अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? डेनमार्क का। और ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप होता है आपके, वो कौन सा होता है? ग्रीनलैंड होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको भी आप। क्लास खत्म होने वाली है, बिल्कुल बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। 100% ए। बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत बढ़िया ललित। सर नेट खत्म हो गया था, रिचार्ज करा के आया हूं। बनाजी राजपुताना, क्या बात है यार, है बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सबसे लंबा बीच या पुलिन। अभी देखो मैंने आपसे बात की थी बीच या पुलिन को लेकर, ठीक है, वही सवाल यहां पूछ लिया गया है। वहां तो मैंने इसलिए नहीं बताया आपको क्योंकि आप समझ जाओगे। सर आपसे पढ़नी है हिस्ट्री, बिल्कुल आपकी ख्वाहिश जो है उसको पूरा किया जाएगा, ध्यान में रखते हुए इस बात को। जल्दी शुरू करेंगे। देखो जो अभी अपना जो विशेष फोकस है ना, वो है आपकी जो एग्जाम्स हैं SSC-GD के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, पटवारी के जो विद्यार्थी हैं, रीट के जो विद्यार्थी हैं, SI के जो विद्यार्थी हैं, और जो आपके CTET का जो एक पेपर होता है उसको ध्यान में रखते हुए। तो बेटा ये इंडियन जो ज्योग्राफी है, जहां भी जिस भी बैच के अंदर या जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, वहां अगर इंडियन ज्योग्राफी है तो इसका मतलब ये है कि अपने को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल तैयार कर लें अच्छे से, हर एक बात को आप नोट क्या करें, लिखा करें। निश्चित आपको परीक्षा में इनसे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। सुमन जाट ने उत्तर दिया है ए, और उसके बाद कोई बात नहीं मनु जी, मैं दुगना रफ्तार में क्लास को फिर देख लूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बी, जाट सुभाष सामोता, प्रियंका बुडानिया बी बता रही हैं, बनाजी राजपुताना बी बता रहे हैं, पवन कुमार बी बता रहे हैं, सुमन बी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता, मेरीना बीच, कविता बी बता रही हैं, बबीता बी बता रही हैं, बहुत बढ़िया भी। तो देखो बेटा यहाँ आपके सवाल का जो उत्तर है वो बिल्कुल क्या है? बी होगा, मेरीना बीच। मेरीना बीच स्थित है आपके चेन्नई के अंदर। भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा क्या है? पुलिन है, बीच है, समुद्र तट का मैदान है। कोबलम, कोबलम कहाँ है? मैंने आपको बताया था केरल में है। कहां पर है? केरल में। महाबलीपुरम, महाबलीपुरम है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जुहू कहाँ है? जुहू मुंबई में है। और आपके सवाल का जो उत्तर है वो है यहां पर बी ऑप्शन, मेरीना बीच भारत का सबसे लंबा पुलिन है। देखो अगला सवाल, तो लगभग विद्यार्थियों ने मेरीना या बी ऑप्शन दिया है, बहुत बढ़िया भाई, सभी को धन्यवाद। देखो अगला सवाल, प्रसिद्ध रामेश्वरम शहर, प्रसिद्ध रामेश्वरम शहर किस द्वीप पर है? आपको बताना है रामेश्वरम शहर कौन से द्वीप पर है। धर्मराज भी बता रहे थे पिछले सवाल का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो अगला सवाल आपके लिए रखा गया है कि भाई ये जो शहर है रामेश्वरम, ये कहां है, कौन से द्वीप पर है? ये देश है अपना श्रीलंका, और ये आपको पता है ये भारत है यहां पर। और अब अगली बात करते हैं, तो यहां एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। तो पंबन द्वीप जो है वो आपके भारत और श्रीलंका दोनों के बीच में है। बेटा इसी पंबन द्वीप के अंदर एक शहर है यहां पर, और उस शहर का नाम है रामेश्वरम, रामेश्वरम शहर। ठीक है, तो पंबन द्वीप के अंदर होता है कौन सा शहर? रामेश्वरम। पंबन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, तो यहां देखो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें नाम आ रहा है पंबन। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो क्या है? ए है पंबन। जाट सुभाष सामोता, ललित रणवा, मनु, सूरज और कविता, बबीता, बहुत बढ़िया। तो इन सब ने आंसर यहां पर दिया है ए। प्रियंका बुडानिया ए बता रही हैं, बहुत बढ़िया। सुमन जाट ए बता रही हैं, तमिलनाडु में है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल पंबन द्वीप कहाँ है? तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, बहुत बढ़िया।
तो यहां पर जो आपका आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अमीन द्वीप, व्हीलर द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, इनकी बात और कर लेते हैं क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है सभी के सभी। व्हीलर द्वीप की बात करता हूं, ये आपका भारत है, ओडिशा के अंदर यहां पर है आपका एक द्वीप जिसका नाम है व्हीलर, व्हीलर द्वीप, ठीक है। और बेटा इस व्हीलर द्वीप को वर्तमान में नाम इसका जो है वो रखा गया है अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। तो जो व्हीलर द्वीप है ओडिशा के अंदर, व्हीलर द्वीप ओडिशा, ठीक है, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। व्हीलर द्वीप कहाँ है आपका, ओडिशा में है। और व्हीलर द्वीप ओडिशा जो है इसका दूसरा नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है, अब्दुल कलाम द्वीप। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहां मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। किसका परीक्षण किया जाता है, मिसाइल परीक्षण कार्य, मिसाइल परीक्षण कार्य जो है वो यहां पर किए जाते हैं। तो आपसे सवाल पूछे कि भारत में कौन से द्वीप पर मिसाइल परीक्षण संबंधी जो कार्य है वो किया जाता है, तो बेटा आपको आंसर देना है व्हीलर द्वीप। और मिसाइल मैन इंडिया के अंदर कहा जाता है पीजे अब्दुल कलाम को, इसलिए इस द्वीप को नाम दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। ए जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वह तो दे भी नहीं सकती, मैंने इरादा कर लिया है तो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरे हौसलों से तो पंगा ले भी नहीं सकती। क्या बात है, साजन जी डिगवाल जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने बहुत ही उम्दा एक लाइन आप लोगों के लिए लिखी है। कहते हैं कि ए जिंदगी तुझसे कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए वो तू दे भी नहीं सकती। सही बात, मैंने इरादा कर लिया है तो सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मेरे हौसलों से तो पंगा ले भी नहीं सकती। बहुत बढ़िया साजन जी, धन्यवाद आपको। ओडिशा में है, जाट सुभाष सामोदा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वाह ओसम लाइन, क्या बात है। कलाम धर्मराज 15 में ए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो तो व्हीलर द्वीप की बात तो अपनी हो गई, ठीक है। अब देखो श्रीहरिकोटा द्वीप की बात बताता हूं। किसकी बात बताता हूं, श्रीहरिकोटा द्वीप। बेटा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, ये रहा आपका श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर है, ठीक है। ये आपका जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप, ठीक है। बात करते हैं श्रीहरिकोटा की, श्रीहरिकोटा द्वीप। बेटा श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना, इसकी बात करने जा रहा हूं, ध्यान से समझना एक एक बिंदु को। पहली बात, श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर एक आपके जो झील है ये यहाँ, उसका नाम है पुलिकट, पुलिकट झील। तो एक तो ये पुलिकट झील के पास स्थित है, ठीक है। कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। दूसरा इसकी जो विशेषता है पुलिकट ऐसे श्रीहरिकोटा द्वीप की, इस द्वीप पर, इस द्वीप पर सतीश धवन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो आपसे सवाल पूछे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो आपको कहना है कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। कौन से द्वीप पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप के ऊपर है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो श्रीहरिकोटा द्वीप हो गया अपना आंध्र प्रदेश के अंदर, और पुलिकट झील के अंदर ये जो द्वीप है वो स्थित है। तो ये श्रीहरिकोटा द्वीप की बात हो गई। अब बात बची अपनी किसकी, अमीन द्वीप की। अमीन द्वीप जो है वो आपके स्थित है लक्षद्वीप के अंदर। किसमें स्थित है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के अंदर टोटल जो द्वीप हैं, कुल द्वीप लक्षद्वीप के अंदर, उनकी संख्या होती है 36, ठीक है। उनमें एक द्वीप समूह है जिसका नाम है अमीन द्वीप, और अमीन द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ठीक है। साजन जी आज आपको बिल्कुल बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं। कहते हैं कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ भेज दे उसे चक्की नहीं कहते। क्या बात है। मान लेना खुद को कामयाब उस दिन, जिस दिन खुद पर भरोसा हो जाए, इन 4 ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छी लाइन, धन्यवाद। कच्चे रास्ते को सड़क पक्की नहीं कहते, जो सब कुछ भेज दे उसे चक्की नहीं कहते। मान लेना खुद को कामयाब उस दिन, जिस दिन खुद पर क्या हो जाए, आपको भरोसा हो जाए, और इन 4 ईंटों के मकान को तरक्की नहीं कहते। क्या बात है। तो 4 ज्ञान की बातें अगर आपने सीख ली तो कोई आपको ज्ञानवान नहीं कहेगा, जब तक आपको पूरे मतलब सीधी सी बात है कि अपने को ज्ञान चाहे कितना ही हो, लेकिन जब तक अपनी नौकरी नहीं लगती है, हम कामयाब नहीं होते हैं, तब तक हम सफल इंसान नहीं हैं,
ठीक है। तो भाई आपको जिंदगी को कामयाबी के शिखर तक ले जाना है, वहां तक ले जाना है जहां तक लोगों ने आपके बारे में कल्पना ही ना की हो। और देखना जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जमाना आपके साथ चलना शुरू कर देता है। जो आज आपसे बात नहीं करता है वो भी आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। देखें अगला सवाल, राजस्थान में स्थित हाड़ौती का पठार, राजस्थान में हाड़ौती का पठार है, ये तो सब आप जानते हैं, किस पठार के उत्तर में है? तो इसके लिए तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा भाई। ये लो, और यहां है आपका राजस्थान। सीख गए होंगे आप आराम से, बहुत शानदार मानचित्र बनाता हूं मैं, है ना। देखो यहां पर है हाड़ौती का पठार, राजस्थान में हाड़ौती का पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये तो हो गया आपका हाड़ौती का पठार, हाड़ौती पठार, इसका नाम लिख देते हैं, ये लो यहां पर हाड़ौती पठार। अब क्या पूछ रहा है आगे वो देखो, पूछता है कि हाड़ौती का पठार किस पठार के उत्तर में है। बेटा देखो यहां पर ये एक पठार है, इसे कहते हैं दक्कन का पठार। इसका नाम क्या है, दक्कन, दक्कन पठार। दक्कन पठार का दूसरा नाम है महाराष्ट्र का पठार। दक्कन पठार को ही क्या कहते हैं, महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार है वो आपके महाराष्ट्र में है। कविता, मनु, अंजू कुमारी, सूरज, प्रियंका बुडानिया, सुमन वर्मा, राजेंद्र कुमार, जाट सुभाष सामोता, ललित रनवा, लगभग सभी विद्यार्थियों ने उत्तर दिया है सी। बिल्कुल सही है आप सभी का, मालवा ही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो आगे देखो यहां पर आपके, अब ये तो हो गया दक्कन का पठार और ये है हाड़ौती का पठार। इनके बीच में एक पठार है बेटा यहां पर, ये वाला जो इस प्रकार से फैल रहा है। ठीक है, इसी का नाम है मालवा, मालवा पठार। मालवा पठार जो है ये आपके हाड़ौती पठार के कहां पर हो गया, दक्षिण में हो गया। सवाल यो भी पूछ सकता है कि हाड़ौती पठार और दक्कन पठार के बीच का जो पठारी क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, उसे मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, या हाड़ौती का पठार राजस्थान में है, वो किस पठार के उत्तर में है, तो मालवा के। या हाड़ौती पठार के दक्षिण में कौन सा पठार है, तो मालवा। मालवा जो पठार है ना, इसका विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 3 राज्यों में इस पठार का विस्तार है, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान समझना। 3 राज्य कौन कौन से हैं, तो बेटा एक तो आपका है मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, राजस्थान, और तीसरा है गुजरात। तो इन तीनों राज्यों के अंदर आपके मालवा का जो पठार है उसका विस्तार मिलता है। और अगर मैं बात करूं राजस्थान की, किसकी बात करूं, राजस्थान की बात करूं, तो राजस्थान के 2 जिले हैं जहां पर इस मालवा पठार का विस्तार मिलता है। एक तो जिला होता है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, और दूसरा जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो ये 2 जिले हैं आपके राजस्थान के जहां पर आपको किसका विस्तार मिलता है, मालवा के पठार का विस्तार मिलता है। तो सारी बात आप लोग यहां सीख गए होंगे, बहुत बढ़िया चित्र बनाया है और काफी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन भी किया है ताकि आप आराम से इसको सीख जाओ। मीठे इंसान से बढ़कर कोई बेईमान नहीं, सच्चे दोस्त से बढ़कर कोई नादान नहीं, इस दिल में बड़ा कोई शैतान नहीं, इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं। क्या बात है साजन जी, शायर हो गए हैं आप तो, क्या हो गए हैं, शायर हो गए हैं। सर कुलदीप 247 हैं, बिल्कुल सुमन, कुलदीप 247 ही हैं। 43 अरब सागर में, 204 बंगाल की खाड़ी में। बहुत बढ़िया सूरज, आपने एक्सप्लेन किया, धन्यवाद आपको। सर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार कर रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बना जी, बहुत अच्छी लाइन, धन्यवाद आपको। तो देखिए बेटा यहां तक आप तो सीख गए होंगे सारा, आराम से एक एक बात मैंने यहां आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है, सीख गए होंगे। दक्कन का जो पठार है ये महाराष्ट्र के अंदर, ये बात तो अपनी हो गई। और ये आपका जो है मालगढ़, ये कर्नाटक, कर्नाटक, इसका नाम है मालनद, स्पष्ट नाम है मालनद का पठार। ठीक है, ये मैंने बात की भी थी आपके साथ पहले। दंडकारण्य का पठार आपके ओडिशा और छत्तीसगढ़ में है, 2 राज्यों के अंदर, एक ओडिशा है और दूसरा है छत्तीसगढ़। इन दोनों के अंदर ये जो पठार है वो फैला हुआ है।
ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अब अगला सवाल अपना देखिए फटाफट। अगला सवाल आपका है सतीश धवन। ये आपको बताना है क्योंकि बता चुका हूं, समय भी ज्यादा नहीं दूंगा इस सवाल के ऊपर और आंसर फटाफट बताना है। हाड़ौती पठार सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी झालावाड़ में है 517 मीटर। क्या बात है ललित, बहुत बढ़िया भाई, धन्यवाद। राजस्थान का भूगोल हम पढ़ चुके हैं यार, है ना, तो बीच में मैं उसको शामिल नहीं करता यहाँ, और शामिल करना शुरू कर दें तो फिर एक ही सवाल पर पूरी क्लास खत्म, ऐसा भी हो सकता है। सूरज भी बता रहे हैं, हेमराज भी बता रहे हैं श्रीहरिकोटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो बिल्कुल इसका जो आंसर है श्रीहरिकोटा द्वीप आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और सवाल का जो अपना आंसर है वो भी होगा। हेर द्वीप आपका बंगाल खाड़ी में बताया था, आंध्रोत लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और व्हीलर आपके ओडिशा में है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं पहले, ओडिशा। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहते हैं, किसके कारण? उपजाऊ धरातलीय बेसिन, बेसिन का मतलब मैदान से होता है बेटा। तो निम्न में से किस भारतीय राज्य को उपजाऊ धरातलीय बेसिनों के कारण भारत का कोहिनूर कहा जाता है, यह आपको बताना है। सर हमें आप पढ़ाते रहो, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। जाट सुभाष सोमोता, गुड, धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल आपके सामने है बेटा और उसका उत्तर आपको बताना है। काफी विद्यार्थी, अंजू कुमारी बी बता रही हैं, प्रियंका बुडानिया बी बता रही हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं है वरना मेरे को पता चल जाता। बबीता बी बता रही हैं, कविता बी बता रही हैं, सुमन वर्मा बी बता रही हैं, जाट सुभाष सामोता, सुमन जाट बी बता रही हैं, धर्मवीर वर्मा बी बता रहे हैं। बी बता रहे हैं मतलब केरल बता रहे हैं। नहीं बेटा, इस सवाल का जो उत्तर है आपका है आंध्र प्रदेश। क्या आंसर है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो आपका ये है उपजाऊ धरातलीय बेसिन, उसके कारण आपके इस राज्य को, आंध्र प्रदेश को कहते हैं आपके भारत का कोहिनूर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप सभी। अगले सवाल पर चलते हैं, तो इसको आप सभी याद रखेंगे। तो इस सवाल का आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है सर, हेमराज मरुदरा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। देखो अगला सवाल, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? भारत की खोज करता है ना वास्को डी गामा 1498 में। तो देखो भारत की खोज, ये आपका भारत है और वास्को डी गामा है। कौन है वास्को डी गामा? वास्को डी गामा का उद्देश्य भारत की खोज करना नहीं था भाई, ये जब निकला था यूरोप से, पुर्तगाल से आता है वास्को डी गामा, पुर्तगाल का निवासी है ये। कहां का निवासी है? पुर्तगाल निवासी, पुर्तगाल निवासी है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। तो वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाल के निवासी थे। क्या था कि वास्को डी गामा पुर्तगाल से चलता है। कहां से चलता है? पुर्तगाल से चलता है। और व्यापारिक जो समुद्री व्यापारिक मार्ग है उनकी खोज पर यह निकलता है और भाई यह पहुंचता है, यहां से निकलने के बाद हिंद महासागर से होते हुए यहां पहुंच गया। यहां पहुंच गया तो यहां क्या था, कब पहुंचा यहां पर? यहां यह पहुंचता है 1498 के अंदर, ठीक है। वास्को डी गामा पहुंच गया यहां पर। कौन से जहाज से? वोस्टॉक। इसके पास एक जहाज था, जहाज का नाम है वोस्टॉक जहाज, ठीक है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब अगली बात कि यहां जब यह पहुंचता है आपके वास्को डी गामा, ठीक है, पहुंच गया यहां पर। कब पहुंचा? 1498 के अंदर पहुंचा। तो यहां जो स्थान है जहां यह पहुंच रहा है वो आपका राज्य है केरल। और केरल राज्य के अंदर आपके बंदरगाह जो है जहां ये पहुंचा वो बंदरगाह है कालीकट, कालीकट बंदरगाह। तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और यहां एक राजा था जिसका नाम है जमोरिन। राजा जमोरिन के महलों में, जमोरिन के महलों में पहुंचता है भाई, ठीक है। कौन पहुंचता है? वास्को डी गामा। तो देखो बात समझो, वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी है। कहां का निवासी है? पुर्तगाल का निवासी है। 1498 में पहुंच जाता है आपके केरल राज्य के अंदर कालीकट बंदरगाह पर राजा जमोरिन के महलों में और खोज कर लेता है किसकी? भारत की। जहाज का नाम है वोस्टॉक जहाज से आता है। और जब ये राजा जमोरिन के महलों पहुंचता है तो यहां पहुंचने के बाद इसका भव्य स्वागत करता है राजा जमोरिन और काफ़ी चीज़ें इसको देता है उपहार के अंदर। और जो जमोरिन था इसको भी वास्को डी गामा ने बहुत सी चीज़ें भेंट की थी जब ये यहाँ पहुँचा था 1498 में। वास्को डी गामा भारत वापस
सवाल है, तो जब ये वापस व्यापार करने के लिए आते हैं, व्यापार के उद्देश्य से ही ये सबसे पहले कहाँ आता है? भारत के अंदर। उसके बाद आपके सर टॉमस रो आते हैं, उसके बाद और कई अंग्रेज हैं जो वापस भारत के अंदर पहुंचते हैं, भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से। तो पुर्तगाली जो हैं वो मूल रूप से भारत के अंदर किस लिए आए थे? व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। आगे 17वीं और 18वीं शताब्दियों के अंदर इनका जो व्यापार है वो चलता है। 1800 ईस्वी में आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी होती है भारत के अंदर, ठीक है। तो उसका जो मूल उद्देश्य था भारत में आने का, या पुर्तगाल के अंदर इस वास्को डी गामा का जो आने का उद्देश्य था भारत के अंदर, वो क्या था? मेन जो कारण है वो क्या है? जो व्यापार था उसी को करने के लिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस सवाल का जो उत्तर है यहाँ पर एक भी ऑप्शन 1498 नहीं है, 1492 नहीं है, 94 नहीं है, 96 नहीं है। ऑप्शन क्या होगा? डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या आना चाहिए इसका? 1498। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कई विद्यार्थियों ने तो बी भी बताया है, लगभग विद्यार्थियों ने डी ही उसमें उत्तर दिया है। बहुत बढ़िया। देखो अगली बात, अगला और आज की कक्षा का हमारा अंतिम सवाल। म्यांमार व अंडमान के मध्य एक अंडमान सागर है, मतलब ये इस प्रकार की स्थिति होगी। म्यांमार और अंडमान की आपको बता देते हैं, अभी तुरंत बात करते हैं इस पर। जैसे मान लो ये अपना भारत है, बन गया भारत, और यहां पर आपको पता है कि अंडमान द्वीप है, ये अंडमान है, ठीक है। और ये आपका यहां पर देश है म्यांमार, जो भारत से जुड़ा हुआ है, म्यांमार। तो अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि म्यांमार और अंडमान के बीच, ये अंडमान है ना सारा, म्यांमार व अंडमान के बीच क्या बन रहा है? अंडमान सागर बन रहा है। क्या बन रहा है? अंडमान सागर। तो ये आपका अंडमान सागर है, अंडमान सागर। तो उस अंडमान सागर का निर्माण कब हुआ था? तो ये सागर तो कौन सा है? अंडमान सागर, अंडमान सागर बेसिन। तो इसका निर्माण कौन से काल में हुआ? ये सवाल है। बताएं, देखें कौन कौन बता पाता है इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर है आज का क्वेश्चन नंबर है 20, और मायोसिन आंसर आ रहा है। और ललित रमणा कह रहे हैं कि सर 502 में वापस आया था। तो 1600 ईस्वी के अंदर उससे जो व्यापार है आपके जहांगीर के साथ, तो अकबर और जो जहांगीर है उनके समय की तो बात है, ये उन्हीं के समय ही आता है, क्योंकि पुर्तगाली उसी समय से भारत के अंदर आना शुरू होते हैं। और 16वीं शताब्दी के अंदर आपके तो जो 1502 है वो कौन सी शताब्दी का साल है? 16वीं शताब्दी का। तो उसी साल के दौरान भारत के अंदर व्यापार शुरू होते हैं विदेशियों के। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता रहे हैं बी, और कविता बता रही हैं डी, बबीता बता रही हैं सी, पवन कुमार मायोसिन, राजेंद्र कुमार 1498। ये पिछले सवाल का उत्तर है। तो इस सवाल का उत्तर है भाई, लास्ट अपना सवाल था आज की कक्षा का, और इसका आंसर है टर्शियरी, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे सारे के सारे। तो म्यांमार और भारत के मध्य जो अंडमान, म्यांमार और किसके मध्य? अंडमान के मध्य जो अंडमान सागर है, उसका निर्माण किस काल में हुआ? तो उसका आंसर आपको देना है क्या भाई? टर्शियरी, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये आज की अपनी कक्षा थी बेटा, जो आपने पढ़े आज के 20 सवाल। कल का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राष्ट्रीय उद्यान की अपन लोग बात करेंगे, उनमें कौन कौन से सवाल हैं और पिछली परीक्षाओं के अंदर क्या उनके सवाल पूछे गए। तो आज की कक्षा का ही अंतिम सवाल था। सभी को नमस्कार। कल फिर हम 6 बजे मिलेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया वो शेयर उसको जरूर करे भाई, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अपने को ये निःशुल्क जो ज्ञान है उसको पहुंचाना है। तो आज के लिए नमस्कार, गुड नाइट। कल फिर हम 6 बजे शाम को नई क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ फिर मिलने वाले हैं। नमस्कार।